कानून के शासन की जब हम बात करते हैं तो हमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय की बात भी हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक न्याय जिंदा नहीं रहेगा तब तक हम समाज में किसी भी प्रकार के मुद्दे पर यदि बहस करते हैं तो वो काल्पनिक बहस होगी, वो एक तार्किक बहस होगी। पर हम समाज में न्यायपूर्ण वातावरण बनाएं, दृष्टिकोण बनाएं, आचरण और संस्कार बनाएं, तभी ही हम समाज को आगे की ओर ले जा सकते हैं। आज हम बात करते हैं भारत के नागरिक अधिकारों की, तो नागरिक अधिकारों की बात करने से पहले हमको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की भी बात करनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को क्या हम मन से आत्मसात करते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं? यदि आत्मसात और स्वीकार करते हैं तो फिर उसके उल्लंघन की स्थितियों पर हम लोगों को ज़्यादा गंभीर होना चाहिए, ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए, ज़्यादा हमारे को गंभीरता से आचरण और व्यवहार करना चाहिए। भारतीय संविधान के अंदर नागरिक अधिकारों की बात कही गई है, परंतु न्यायपालिका में जिस तरीके से आज की तारीख में कानून के शासन के प्रति, नागरिक अधिकारों के प्रति और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रति जिस प्रकार का दृष्टिकोण है, हमें उसको ज़्यादा प्रभावी और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि नागरिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समन्वय स्थापित करना ज़रूरी है। उनको किस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लागू कराएं कि वह नागरिक अधिकारों को मजबूत करे, कानूनी अधिकारों को मजबूत करे। तो हम जब बात करते हैं वंचित वर्ग की, तो आज वंचित व्यक्ति को, वंचित वर्ग के व्यक्ति को, वंचित समाज को न्याय दिलाना आज हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जब से देश में बना है, वंचित वर्ग जैसे शब्द पर एक सारगर्भित चर्चा शुरू हुई है। जब तक वंचित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक न्याय की केवल हम चर्चा कर सकते हैं, पर उसको समाज में इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं, उसको लागू नहीं करा सकते हैं। वंचित व्यक्ति क्या केवल वह है जो मात्र 3 लाख रुपए आय से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है? महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, दंगा पीड़ित लोग हैं, आपदा से जुड़े हुए लोग हैं, या किसी भी प्रकार के स्लम एरिया में रहने वाला कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन वंचित वर्ग का आधार हो सकता है। इसी तरीके से किसी भी दृष्टि से दिव्यांग व्यक्ति भी उसका शिकार हो सकता है। और जो रेड लाइन एरिया में काम करने वाली महिलाएं हैं, या जो बाल श्रमिक है, असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है, या निर्माण क्षेत्र का श्रमिक है, खदान मजदूर है, या ईंट भट्टे पे काम करने वाला मजदूर है, या अन्य तरह का जो वंचित व्यक्ति है, वो सब इसकी श्रेणी में आता है। तो हम यदि चर्चा करते हैं बीपीएल, तो आज समाज में बीपीएल कौन है और बीपीएल कौन होना चाहिए? बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब गरीबी के रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय मिलना चाहिए। जब तक उसको ये न्याय नहीं मिलता तब तक कानूनी सलाह एवं सुरक्षा केंद्र अपने काम को निरंतर जारी रखेगा। इसी तरीके से हम उपभोक्ता अधिकारों की बात करते हैं। केवल कानून बना देने से उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा नहीं होगी, उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा, उपभोक्ता कल्याण सुनिश्चित नहीं होगा, उपभोक्ताओं के जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं होगा। आज की तारीख में जब तक मूल्य नियंत्रण आयोग नहीं बनता, उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर वस्तु और सेवाएं नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आज 1955 के बाद में खाद्य अपमिश्रण कानून बन जाने के बावजूद भी आज देश के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान का उपयोग करना पड़ रहा है। और मिलावटी सामान निश्चित रूप से जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है। हम इस चीज़ को महसूस करते हैं। केवल खाद्य पदार्थों में ही मिलावट नहीं है, पेय पदार्थों की मिलावट, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में गुणवत्ताहीनता और दवाओं के अंदर जो मिलावट है वो निश्चित रूप से चिंता और चिंतन का विषय है। हम इसको सोचना पड़ेगा। ISI की हम बात तो करते हैं, पर ISI
वस्तु और सेवाओं का लोग कितना प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं, इसको भी चिंता करना पड़ेगा। सब स्टैंडर्ड माल आज बाज़ार में उपलब्ध है और गरीब आदमी उन्हीं चीज़ों का उपयोग करता है जिससे उसका जीवन, स्वास्थ्य और संपत्तियां असुरक्षित होती है। ISI, ISO इन सब मुद्दों पर चर्चा भी होना लाजमी है। हम आज के दिन सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक ही बात कही। आज के जन्मदिन पे मैं उनका सत नमन करता हूं, उनका अभिनंदन और उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात करता हूं। तो आज हम ये महसूस करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ही बात बोलते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, सूचनाओं से सृजित नहीं होंगे, तब तक हम अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। शिक्षा वास्तव में वो हथियार है, वो औजार है, वो ढाल है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे विचारों को, हमारी आदतों को, हमारे संस्कार को बदल सकता है। यही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से संगठित रहने की जब तक बात है, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा असंगठित देश का उपभोक्ता है और उपभोक्ता असंगठित होने का ही परिणाम है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ द्वारा उनका किसी भी तरीके से ठगी होती है तो उसके लिए मुकम्मल आवाज़ नहीं उठ पाती है। जैसे विश्व व्यापार संगठन व्यापार के हित की सुरक्षा करता है, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन जब तक उतना ही मजबूत नहीं होगा, तब तक उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा उतनी प्रभावी नहीं हो पाएगी जिसकी हम कल्पना करते हैं। आज हम इस श्रृंखला को यही विराम देंगे। यदि मेरे विचार, मेरे कार्यक्रम में आप सहयोगी बनना चाहते हैं, कानूनी साक्षरता को जन अभियान बनाना चाहते हैं, कानूनी जागरूकता को एक आंदोलन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। आप अपने विचार दीजिए, आप इसको शेयर करिए और हमें बताइए कि भविष्य में किन मुद्दों पर बहस की जा सकती है। जय भारत, जय हिंद।